मंगोलिया, जहां मेजबान अपनी बेटियों को रात भर मेहमानों को गर्म रखने के लिए भेजते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मंगोलिया कई अजीब प्राचीन परंपराओं का घर रहा है, लेकिन कुछ परंपराएं आपको सचमुच चौंका सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप मंगोलिया के एक दूर दराज घर में पहुंचते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाने या चाय के कप के बजाय आपके साथ कुछ एकदम अलग ट्रीट किया जाता है, जिससे आपकी रात एकदम रंगीन हो जाती है। मंगोलिया में मेहमानों के लिए ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। वहाँ के लोग अपनी बेटियों को रात भर मेहमानों को गर्म रखने के लिए भेजते हैं। जी हाँ, ये होश उड़ाने वाली प्रथाओं से लेकर कई आश्चर्यजनक स्थानीय रीति रिवाजों तक आज हम आपको मंगोलिया के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मंगोलिया एक ऐसा देश है जहाँ विशाल घास के मैदान और लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं आज भी निभाई जाती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प प्रथाओं में से एक है मेहमानों का स्वागत करना। इसके लिए मंगोलियाई वासी अपनी बेटी या पत्नी को मेहमानों को अर्पित करते हैं। हालांकि आज ये परंपरा वहाँ नहीं निभाई जाती है। ये सुनकर आप निराश न होइएगा, क्योंकि आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ आश्चर्यजनक है। दोस्तों, मंगोलियाई खानाबदोश लोगों को भयंकर सर्दियों के मौसम का सामना करना पड़ता है, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस कठिन समय को बिताना बहुत मुश्किल होता था और इस दौरान कोई यात्री बाहर से आता था तो यात्रियों को गर्माहट और आराम प्रदान करना मंगोलिया में एक विशेष अधिकार माना जाता था, भले ही इसके लिए अपनी पत्नी या बेटी के बलिदान की ही आवश्यकता क्यों न हो। ये प्रथा सिर्फ शोषण पर आधारित नहीं थी, बल्कि अतुल्य स्वागत व्यवहार का एक प्रतीक थी। यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य ये निश्चित करना था कि मेहमानों को ठंड के मौसम में अच्छे से देखा जाए और उनकी खिदमत में कोई कमी न रहे। ये परंपरा मंगोलियाई संस्कृति में अतिथियों के प्रति सम्मान को दर्शाती है, लेकिन आधुनिक समय में ये संभव नहीं है। इसके अलावा रात बिताने से पहले मंगोलिया में मेहमानों को घोड़ी का दूध भी पिलाया जाता था, जिसमें कई पारंपरिक शक्तिवर्धक औषधियां डाली जाती थी। ऐसा करने के पीछे मंगोलियाई संस्कृति की मुख्य धारा लोगों की दया और उदारता थी। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है, जो दुनिया की सबसे भयंकर सर्दियों का सामना करती है। इस स्थान का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। मंगोलिया के उत्तरी मध्य क्षेत्र में स्थित ये शहर समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर के चारों ओर पहाड़ों की उपस्थिति ठंड के भयंकर एहसास को बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उलान बटार की खतरनाक सर्दियों में लोग कैसे रहते होंगे, तो इसका समाधान उनकी पारंपरिक जीवन शैली में पाया जाता है। मंगोलियाई लोगों ने अपने परिवेश के अनुसार खुद को अद्भुत रूप से अनुकूलित किया है। प्राचीन इतिहास में मंगोलियाई निवासी कुछ ऐसे घरों पर निर्भर रहे हैं जिन्हें गियर या यर्ट्स कहा जाता है, जो गर्म रहने के लिए एकदम उपयुक्त हैं। ये गोल तरह के होते हैं जो भेड़ के ऊन से इंसुलेटेड होते हैं, जो गर्मी को अंदर रखने में बहुत प्रभावी होते हैं। कम तापमान के बावजूद उलान बटार एक जीवंत शहर है, जहां मंगोलिया की लगभग आधी आबादी रहती है। इस शहर ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और दैनिक दिनचर्या को न्यूनतम तापमान के रहने के अनुकूल बना लिया है। दोस्तों, गोबी रेगिस्तान, जो मंगोलिया और चीन में फैलता है, वो न केवल दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी खोज का विषय है। साल 1920 में गोबी रेगिस्तान अपनी उल्लेखनीय खोज के लिए तब प्रसिद्ध हो गया जब यहाँ से डायनासोर्स के अंडे पाए गए। दोस्तों, मंगोलिया में खानाबदोश जीवन शैली मंगोलिया में जीवन के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है, जो यहाँ वर्तमान समय में भी फल फूल रही है। ये खानाबदोश लोग बदलते मौसम का पालन करते हैं और अपने घोड़ों, ऊंटों और भेड़ों के साथ विशाल मंगोलियाई मैदानों में यात्रा करते हैं। मंगोलिया की फैली हुई भूमि, जिसमें असीमित घास के मैदान, पहाड़ और रेगिस्तान शामिल हैं, वो खानाबदोश लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। ये जानवरों के समूहों को खिलाने और फलने फूलने के लिए पर्याप्त स्थान है। बता दें, ये घूमते फिरते परिवार यहाँ घुमावदार तंबुओं में रहते हैं। दोस्तों, मंगोलिया को लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ने के बावजूद भी लगभग 260 दिनों तक सूरज निकलता है। वहीं कुछ लोग इस देश को द लैंड ऑफ एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की जरा सी भी कमी नहीं है। यहाँ पर आपको इंसान भले ही कम दिखे, लेकिन दुनिया के हर तरह के जानवर यहाँ आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक इंसान पर 15 घोड़े हैं
और वहीं भेड़ की बात करें तो एक इंसान पर यहाँ 38 भेड़ें हैं। दोस्तों मंगोलिया देश मौजूदा समय में बहुत ही ज्यादा यंग है। यहाँ की कुल आबादी का 36% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के लोगों का है। दोस्तों मंगोलिया के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से ये देश धीरे धीरे ही सही लेकिन तरक्की कर रहा है। दोस्तों मंगोलिया का जिक्र हो और उसमें चंगेज खान का नाम ना आए, ऐसी नाइंसाफी भला कौन कर सकता है। भले ही चंगेज खान को दुनिया क्रूर नजरों से देखती है, लेकिन मंगोलिया में आज भी चंगेज खान को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। चंगेज खान को फाउंडर ऑफ मंगोलिया भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी घोड़े की मूर्ति मंगोलिया में ही लगी हुई है, जिस पर चंगेज खान बैठा हुआ है। बता दें मंगोल वंश में जन्मा चंगेज खान सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बन गया और 20 सालों तक चले कबीलों के अंदरूनी युद्धों के बाद तैमुजीन बालक चंगेज खान के नाम से जाना गया, जिसने मंगोलिया साम्राज्य को चीन, रशिया, कैस्पियन सागर और पोलैंड तक फैला दिया था, जिसकी वजह से एशिया के अनेक लोगों को चंगेज खान का वंशज माना जाता है। और इसी के चलते चंगेज खान के कई दुश्मन भी बन गए थे। साल 1611 में द किंग डायनेस्टी ने मंगोल पर कब्जा करना शुरू किया। ये डायनेस्टी चीन की थी, लेकिन इसने वीरता से चंगेज खान के अत्याचारों का बदला लेना शुरू कर दिया। दरअसल चंगेज खान को इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। वो बच्चों और महिलाओं पर भी रहम नहीं खाता था और उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। किंग डायनेस्टी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दुनिया की सबसे लंबी दीवार का निर्माण कराया था। जब किंग डायनेस्टी ने मंगोलिया में प्रवेश किया तो यहाँ के जुंगार लोगों ने किंग डायनेस्टी के सामने चुनौती खड़ी करने की कोशिश की। जुंगार किसी भी हालत में किंग डायनेस्टी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच कई भीषण युद्ध हुए, लेकिन साल 1755 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय किंग डायनेस्टी की ताकत अपने चरम पर थी, जिसके चलते किंग डायनेस्टी के लोगों ने 5 से 8 लाख जुंगार समुदाय के लोगों को मार दिया था। कुल मिलाकर मंगोलिया की 80% आबादी तबाह कर दी गई थी। तभी से मंगोलिया में आबादी घटती चली गई। इसके अलावा भी मंगोलिया में इतनी कम आबादी होने के कई कारण हैं। किंग डायनेस्टी ने जब यहाँ पर रूल करना शुरू किया तो यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार किया गया। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म में अक्सर वैराग्य यानी कि शांति की बात की जाती है और कई लोगों ने सन्यासी बनकर जीवन जीने का निर्णय लिया। इस कारण मंगोलिया की आबादी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई। लोगों ने विवाह न कर ब्रह्मचर्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। साल 1911 में मंगोलिया को किंग डायनेस्टी से आजादी मिली। हालांकि पूरी तरह से स्वतंत्र ये देश साल 1921 में जाकर हुआ और 1945 में यूनाइटेड नेशन ने इसे एक देश के रूप में मान्यता दी। इस दौरान ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ ने यहाँ की संस्कृति और कल्चर को ही पूरी तरह से खत्म करके रख दिया। बड़ी संख्या में मंगोलिया के लोगों ने दूसरे देशों में शरण लेनी शुरू कर दी। बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में चीन और रशिया में लोगों ने माइग्रेट किया। दोस्तों मंगोलिया के खाली होने के पीछे कुछ जियोग्राफिक और क्लाइमेट फैक्टर्स भी हैं। इस देश की जलवायु और वातावरण रहने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये बहुत ज्यादा ठंडा और ड्राई देश है। इस देश के साउथ और वेस्ट में बड़े बड़े सूखे पहाड़ मौजूद हैं। कई पहाड़ तो 1000 से 1500 मीटर ऊंचे हैं। इन पहाड़ों के कारण ही मंगोलिया में बादल एंट्री नहीं कर पाते। इस कारण साल भर में बहुत कम ही बारिश यहाँ देखने को मिलती है। करीब 250 दिनों तक आसमान पूरा साफ रहता है। इस देश में खेतीबाड़ी भी बहुत लिमिटेड एरिया में ही होती है। हालांकि साल 2000 से पहले तक इस देश में अच्छी खासी मात्रा में अनाज पैदा होता था, लेकिन आज इस देश में सिर्फ 0.4% एरिया में ही खेती होती है। बारिश ना होने के कारण यहाँ खेती करना भी आसान नहीं है। भले ही मंगोलिया में बारिश ना होती हो, लेकिन रात के समय यहाँ शरीर जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इस देश में सर्दियों के दौरान तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस तापमान में सरवाइव करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ मौजूद सारी नदियाँ और तालाब पूरी तरह से जम जाते हैं या सूख जाते हैं। लोग अपनी गाड़ियों के इंजन तक बंद नहीं करते, क्योंकि अगर गाड़ी बंद हो गई तो उसे दोबारा स्टार्ट करना मुमकिन नहीं होगा। बारिश से ज्यादा इस देश में बर्फबारी देखने को मिलती है। कई ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होती है। इसके अलावा इस देश के पास में मौजूद साइबेरिया से भी ठंडी और बर्फीली हवाएं मंगोलिया में आती हैं, जो यहाँ के वातावरण को और भी ज्यादा ठंडा बना देती हैं।
मंगोलिया के बड़े हिस्से में गोबी डेजर्ट फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान है। आए दिन इस रेगिस्तान में भयंकर तूफान आते रहते हैं। यहाँ मौसम का मिजाज किसी भी समय बदल सकता है। पल भर में ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है और लोगों को संभलने तक का टाइम नहीं मिल पाता। गोबी डेजर्ट में इंसानों या जानवरों के लिए रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता है और इस पूरे रेगिस्तान में एक भी शख्स नहीं रहता। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि मंगोलिया की आधी आबादी यहाँ की कैपिटल सिटी उलान बटार में रहती है। वहीं 15 से 20% लोग अन्य 2 शहरों अडरनट और दरखान में रहते हैं, जो कि उलान बटार के पास ही हैं। इसके अलावा करीब 30% लोग मंगोलिया में ऐसे हैं जिनका अपना कोई पक्का घर नहीं होता। ये लोग कहीं पर भी झोपड़ियां बनाकर रहने लगते हैं। इन लोगों के पास बड़ी संख्या में पशु और मवेशी होते हैं। इनमें भेड़, ऊंट और घोड़े शामिल होते हैं और यहाँ के लोग इन्हीं जानवरों का मीट खाते हैं। मंगोलिया में गाय या भैंस का दूध नहीं पिया जाता, बल्कि सबसे ज्यादा यहाँ घोड़ी का दूध पिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सेहत के लिए घोड़ी का दूध सबसे ज्यादा अच्छा होता है और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। मंगोलिया में चीज, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बड़ी मात्रा में खाए जाते हैं। दोस्तों, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। यही कारण है कि ये देश दुनिया के अन्य देशों के साथ ट्रेड भी नहीं कर पाता है और कोई कोस्टल लाइन न होने के कारण विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करती है। रोजगार की तलाश में हर साल 4 से 5 हजार युवा अपना देश छोड़कर अन्य देशों में सेटल हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 के बाद से मंगोलिया की इकोनॉमी भी लगातार गिर रही है। आपको एक बात और बता दें कि इस देश में मिनरल्स के कई बड़े भंडार हैं। यहाँ पर कोयला, सोना, चांदी, कॉपर और जिंक के विशाल भंडार हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए ना तो यहाँ पर मैन पावर है और ना ही आधुनिक संसाधन। किसी तरह मिनरल्स को निकाल भी लिया जाए तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई जरिया भी नहीं है। मंगोलिया में वैज्ञानिकों को डायनासोर के कई फॉसिल्स भी मिल चुके हैं, यानी कि एक समय पर यह देश डायनासोर्स का गढ़ हुआ करता था। बता दें, मंगोलिया में समय समय पर सिविल वॉर भी देखने को मिलते रहते हैं। छोटे मोटे युद्ध के कारण भी देश की आबादी कम हो रही है। महिलाओं में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 2 है, जबकि एक समय पर यहाँ की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 7 से भी अधिक था। लो बर्थ रेट्स और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के कारण भी मंगोलिया लगातार खाली होता जा रहा है। ये सब जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मंगोलिया के लोग गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगोलिया की जीडीपी 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और यहाँ के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम है 4500 अमेरिकी डॉलर्स, जो भारत के मुकाबले 80% अधिक है। यहाँ के लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं और उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं। साल भर में कई त्योहारों का आयोजन यहाँ होता है। यहाँ गोल्डन ईगल फेस्टिवल एक प्रमुख त्योहार है, जो मंगोलिया के रेगिस्तान में सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल में लोग बाजों को उड़ाते हैं और उन्हें आपस में लड़वाते और शिकार करवाते हैं। दोस्तों, इतना ज्यादा सूखा और खाली होने के बावजूद मंगोलिया की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट सिर्फ आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। इन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा अधिक जंगली घोड़े भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। मंगोलिया के गोरखी टेरेलेज नेशनल पार्क में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस नेशनल पार्क में कई नेचुरल गर्म पानी के स्रोत भी हैं। खुसगुल झील को यहाँ के लोग औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले आइसक्रीम खाने की शुरुआत मंगोलिया में ही हुई थी, यानी कि इस देश ने दुनिया को आइसक्रीम खाना सिखाया है। दोस्तों, मंगोलिया में करीब 500 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इस देश के लोग इंडियन कल्चर से काफी प्रभावित हैं। यहाँ कई लोग भारतीय संस्कृति के आधार पर ही अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं। दोस्तों, मंगोलिया की सरकार यहाँ पर आबादी बढ़ाने और वीरान जगह पर लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है। उलान बटार, एर्डेनेट और दरखान, इन 3 शहरों को छोड़कर मंगोलिया के लोग और कहीं रहने को तैयार ही नहीं हैं। और कोई भला ऐसी जगह पर क्यों ही रहेगा जहां पर सुख सुविधाएं ही ना हो। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद मंगोलिया के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।